आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो आज के समय में हर घर की एक अनकही सच्चाई बन चुका है। बिल्कुल हर घर, हर गली और मतलब हर कैफे की एक सच्चाई है। शुरुआत एक बहुत ही आम लेकिन बेहद दिलचस्प परिदृश्य से करते हैं। एक इमेजिनेशन से। हाँ, जरा कल्पना कीजिए, एक युवा अपने दोस्तों के साथ कैफे में बैठा है। ठीक है। वो जोर जोर से हंस रहा है, अपने करियर, अपनी डेटिंग लाइफ और अपने एकदम बेबाक विचारों पर खुलकर बहस कर रहा है। उसके बात करने का तरीका बिल्कुल बिंदास है। फिर वो अपनी बाइक या कार स्टार्ट करता है और घर की तरफ निकलता है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। एग्जैक्टली। जैसे ही घर का दरवाजा करीब आता है, मानो एक अदृश्य स्विच ऑन हो जाता है। हाँ, वो जो एक इनविजिबल स्विच होता है दिमाग में। बिल्कुल। वो अपना फोन साइलेंट करता है, इंस्टाग्राम की वो स्टोरीज हाइड करता है जो रिश्तेदारों को नहीं दिखनी चाहिए। सही बात है। अपनी शर्ट के बटन ठीक करता है और चेहरे पर एक बेहद शांत संस्कारी भाव ले आता है। घर के अंदर कदम रखते ही वो एक आदर्श आज्ञाकारी इंसान बन जाता है। बाहर जो उसकी पूरी शख्सियत थी, उसकी जो पसंद नापसंद थी, वो घर की दहलीज के बाहर ही कहीं पार्क हो गई है। और ये कोई जासूसी फिल्म का अंडरकवर मिशन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आज की हकीकत है। हाँ, ये वो डबल लाइफ या दोहरी जिंदगी है जो आज भारत का एक बहुत बड़ा युवा वर्ग हर दिन जी रहा है। हर दिन। तो आज के इस डीप डाइव का हमारा मिशन यही समझना है कि परंपरा और पर्सनल फ्रीडम के बीच का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये इतना गहरा क्यों हो गया है। आज हमने जो आर्टिकल्स, रिसर्च और जो नोट्स खंगाले हैं ना, उनमें समाज के इस बदलते स्वरूप को ओशो के दर्शन के साथ जुड़कर देखा गया है, जो कि एक बहुत ही नया नजरिया देता है इस पूरी बहस को। बिल्कुल। तो हम ये डिकोड करने वाले हैं कि ये दोहरी जिंदगी आखिर क्यों जी जा रही है, इसकी मानसिक कीमत क्या है, और इसका कोई परमानेंट समाधान है भी या नहीं। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। ये सच में एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक है। मतलब अगर हम इस पूरे परिदृश्य को थोड़ा जूम आउट करके देखें ना, तो ये सिर्फ किसी एक लड़के या लड़की की कहानी नहीं है। नहीं, ये असल में पूरे समाज के एक ट्रांजिशन फेज यानी बदलाव के दौर की कहानी है। बदलाव का दौर। हाँ, जो रिसर्च हमने देखी है वो बहुत साफ तौर पे बताती है कि ये कोई मामूली अनबन नहीं है। ये दो पूरी तरह से अलग विचारधाराओं और दुनियाओं का सीधा टकराव है। दो अलग दुनियाएं, मतलब एक घर के अंदर और एक बाहर। एग्जैक्टली। एक तरफ हमारे पास सदियों पुरानी परंपराएं हैं जिनका एक अपना अलग इकोसिस्टम है, और दूसरी तरफ तेजी से बदलती हुई आधुनिकता जो ग्लोबल कल्चर से प्रेरित है। बिल्कुल। इन दोनों के ठीक बीच में आज का युवा खड़ा है और वो लगातार एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। वो दोनों नावों में पैर रखकर चल रहा है। हाँ, वो दोनों तरफ के लोगों को खुश रखना चाहता है और इसी कोशिश में ये दोहरी जिंदगी जन्म लेती है। और ये बैलेंस बनाना कितना मुश्किल और थका देने वाला काम है, ये बात इस बात से समझ आती है कि ये दोनों दुनियाएं असल में कितनी अलग हैं। बहुत अलग हैं। हाँ। मतलब जो घर की दुनिया है वो पूरी तरह से परंपरा और पारिवारिक उम्मीदों की नींव पर खड़ी है। जो आर्टिकल्स हमने देखे उनमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि घर के अंदर सम्मान, आज्ञाकारिता और वो जो लोग क्या कहेंगे वाले सामाजिक नियम होते हैं ना, ओ हाँ, लोग क्या कहेंगे तो सबसे बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल, उनका पालन करना सबसे ऊपर रखा जाता है। वहाँ परिवार की उम्मीदों का एक बहुत भारी और अलिखित दबाव होता है जो कहीं लिखा नहीं है पर महसूस सब करते हैं। सही कहा, अनकहा दबाव। और फिर आती है बाहर की दुनिया। घर के बाहर की दुनिया आधुनिक व्यक्तिवाद या कहें कि मॉडर्न इंडिविजुअलिटी की है। वहाँ आज़ादी है, खुद को एक्सप्रेस करने का स्पेस है और अपनी व्यक्तिगत पसंद को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि जब ये दो अलग दुनियाएं आपस में टकराती हैं ना, तो क्या होता है? तो युवा अक्सर एक डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप कर लेते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। हाँ। इसे समझने के लिए मनोविज्ञान का सहारा लिया जा सकता है। डिफेंस मैकेनिज्म यानी दिमाग का खुद को किसी भी तरह के खतरे या तनाव से बचाने का तरीका। अच्छा। ठीक वैसे ही जैसे कछुआ खतरा देखकर अपने मजबूत खोल के अंदर छिप जाता है ना। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। हाँ, वैसे ही आज का युवा घर के अंदर आज्ञाकारी होने का एक मजबूत मुखौटा पहन लेता है ताकि किसी भी तरह का क्लेश ना हो। क्लेश से बचने के लिए मुखौटा। बिल्कुल। वो घर में एक अलग व्यक्तित्व दिखाता है और बाहर एक बिल्कुल अलग इंसान बन जाता है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगा। हाँ, बताइए। एक सवाल उठता है किसी के भी मन में कि क्या घर में
माता पिता की बात मानना, उनके बनाए नियमों का पालन करना या उनके सामने थोड़ा अदब से पेश आना, क्या ये सिर्फ एक मुखौटा है? अच्छा सवाल है। मतलब क्या इसे हम सम्मान या रिस्पेक्ट नहीं कह सकते? इस पूरी चीज को इतनी नेगेटिव रोशनी में क्यों देखा जा रहा है? आखिर बड़ों का आदर करना तो एक अच्छी बात है ना? ये सच में एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। सम्मान और मुखौटे के बीच एक बहुत पतली लेकिन गहरी लकीर होती है। वो लकीर क्या है? देखिए, जब कोई इंसान सच्चे मन से किसी का सम्मान करता है तो वो अपने विचारों को नहीं मारता। अच्छा। वो अपनी बात आदर के साथ रख सकता है। लेकिन जब हम मुखौटे या डबल लाइफ की बात करते हैं तो वो सम्मान से नहीं बल्कि डर से पैदा होता है। डर? किस बात का डर? डर इस बात का कि अगर मैंने अपनी असली पसंद बता दी तो बवाल हो जाएगा। घर में महाभारत शुरू हो जाएगी। एग्जैक्टली। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान करियर में कुछ अलग करना चाहता है या अपनी पसंद के जीवन साथी को चुनना चाहता है, हाँ, लेकिन वो सिर्फ इसलिए चुप है क्योंकि उसे पता है कि घर पर उसकी बात को सुना ही नहीं जाएगा, उसे सीधे खारिज कर दिया जाएगा। तो जब फैसले डर, दबाव और जजमेंट से बचने के लिए लिए जाते हैं, तब वो सम्मान नहीं रहता। तब वो क्या बन जाता है? वो एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बन जाती है। वो एक नाटक बन जाता है। कमाल का पॉइंट है। ये सच में ऐसा है जैसे कोई इंसान किसी थिएटर में दो अलग अलग किरदार निभा रहा हो। बिल्कुल, एक परफेक्ट एनालॉजी है ये, है ना? स्टेज के एक तरफ जब वो घर के सेट पर होता है तो वो एक संस्कारी किरदार निभाता है। उसे पता है कि इस सेट पर कौन से डायलॉग बोलने हैं, कैसे कपड़े पहनने हैं, हाँ, और किन टॉपिक्स पर बात तो बिल्कुल नहीं करनी है। लेकिन जैसे ही वो स्टेज के दूसरी तरफ यानी बाहर की दुनिया के सेट पर जाता है, वो अपनी मर्जी का मालिक बन जाता है और वो पूरी तरह से बदल जाता है। वो वही इंसान है लेकिन उसका किरदार पूरी तरह से बदल गया। हाँ। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि ऐसा इसी पीढ़ी के साथ इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? मतलब पहले भी तो पीढ़ियां थीं। इस सवाल का जवाब हमें समाज के इस अभूतपूर्व ट्रांजिशन में मिलता है। भारत जिस तेजी से पिछले 20-25 सालों में बदला है, वो हैरान करने वाला है। सच में बहुत तेजी से बदला हुआ है। हाँ, जो स्टडीज हमने पढ़ी हैं वे कुछ बहुत ही ठोस कारणों की तरफ इशारा करती हैं, जैसे कि इंटरनेट, स्मार्टफोन, ग्लोबल कल्चर, हायर एजुकेशन और बड़े शहरों की लाइफस्टाइल। इन सब ने नई पीढ़ी के सोचने के तरीके को जड़ से बदल दिया है। बिल्कुल जड़ से। आज के युवा के हाथ में पूरी दुनिया की जानकारी है। वो देख रहा है कि दुनिया भर में लोग कैसे जी रहे हैं, उनके पास कितने ऑप्शंस हैं। इससे युवाओं की आकांक्षाएं और उनकी दुनिया को देखने की नजर पूरी तरह से बदल गई है। ये बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है। मतलब आज के इंसान की जेब में पूरी दुनिया की नॉलेज है। हाँ। वो ग्लोबल मीम समझता है, ग्लोबल पॉलिटिक्स पर बात कर सकता है। लेकिन जब वो डाइनिंग टेबल पर बैठता है, हाँ। जब वो डाइनिंग टेबल पर बैठता है तो माहौल मानो 1995 का हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। एक तरफ तो युवा इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उनका नजरिया ग्लोबल हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो परिवार का स्ट्रक्चर है वो आज भी पुराने तौर तरीकों पर ही टिका हुआ है। ये पीढ़ियों के बीच का या कहें जनरेशन गैप का एक बहुत ही बड़ा रूप है। और इसी जनरेशन गैप के कारण वो डर पैदा होता है जिसका हमने अभी जिक्र किया था। वो बवाल होने का डर। हाँ, देखिए, माता पिता अक्सर ये मानकर चलते हैं कि जो तरीका उनके समय में सही था वही आज भी सही है। वे सुरक्षा और स्थिरता चाहते हैं। उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए। बिल्कुल। दूसरी तरफ युवा हैं जिन्हें रिस्क लेना है, एक्सप्लोर करना है। युवाओं के मन में ये डर गहराई तक बैठ गया है कि अगर वे अपने रियल थॉट्स खुलकर परिवार के सामने रख देंगे तो घर का माहौल खराब हो जाएगा। उन्हें लगता है कि उनके माता पिता उन्हें कभी नहीं समझ पाएंगे। एग्जैक्टली। रिश्तों के टूटने का डर, माता पिता को निराश करने का अपराध बोध या गिल्ट। हाँ, वो गिल्ट बहुत बड़ा फैक्टर है। यही वो चीजें हैं जो उन्हें अपनी असली पहचान छिपाने पर मजबूर कर देती हैं। उन्हें लगता है कि सच बोलकर रोज रोज की बहस करने से तो लाख गुना बेहतर है कि दोहरी जिंदगी जी ली जाए। शांति भी बनी रहेगी और काम भी चलता रहेगा। बिल्कुल, एक शॉर्टकट है ये। लेकिन ये शांति सिर्फ बाहर से दिखती है ना, अंदर ही अंदर तो एक युद्ध चल रहा होता है, बहुत बड़ा युद्ध। और यहीं पर हमारी रिसर्च एक बहुत ही गंभीर विषय की ओर मुड़ती है, इस दोहरी जिंदगी की भारी मनोवैज्ञानिक कीमत, द साइकोलॉजिकल कॉस्ट। हाँ, बाहर से देखने पर भले ही ये लगे कि कोई व्यक्ति कितनी चतुराई से अपनी दो जिंदगियों को मैनेज कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर इसका एक बहुत बड़ा मेंटल टोल पड़ता है।
हम अक्सर आर्टिकल्स में कॉग्निटिव डिसोनेंस नाम के शब्द को पढ़ते हैं। हाँ, कॉग्निटिव डिसोनेंस। क्या इस स्थिति को भी कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जा सकता है? और अगर हाँ, तो इसे आसान भाषा में कैसे समझा जा सकता है? बिल्कुल, ये कॉग्निटिव डिसोनेंस का एक परफेक्ट उदाहरण है। अच्छा। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये दिमाग के अंदर पैदा होने वाला वो घर्षण या फ्रिक्शन है जो तब होता है जब आपके विचार और आपके काम आपस में मेल नहीं खाते। विचारों और कामों में टकराव। हाँ, मान लीजिए आप एक गाड़ी चला रहे हैं लेकिन आपने हैंड ब्रेक खींचा हुआ है। ओहो, ये तो गाड़ी आगे तो बढ़ेगी लेकिन इंजन पर बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा, धुआं निकलेगा। हाँ, और वो कभी भी अपनी पूरी स्पीड नहीं पकड़ पाएगी। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। जब कोई इंसान दिन भर में 10 बार अपने विचार, अपना व्यवहार और अपनी भाषा बदलता है सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए, बिल्कुल, तो उसका दिमाग उसी हैंड ब्रेक लगी गाड़ी की तरह थकने लगता है। लगातार 2 अलग-अलग प्रोफाइल मेंटेन करना, चाहे वो असल जिंदगी में हो या सोशल मीडिया पर। हाँ, ये इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। ये थकावट तो सच में महसूस की जा सकती है श्रोताओं के द्वारा भी। ये एक ऐसा बैलेंसिंग एक्ट बन जाता है जो इंसान को अंदर से निचोड़ लेता है। सही बात है। हर वक्त ये सोचना कि कहीं मेरा बाहर वाला रूप घर वालों के सामने ना आ जाए, या कहीं मेरे किसी दोस्त ने घर पर कोई ऐसी बात ना कह दी जो मुझे छुपानी थी। ये तो लगातार एक पैराडॉक्स में जीने जैसा है। इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस खड़ा हो जाता है। इंसान खुद शीशे के सामने खड़े होकर सोचने लगता है कि मैं असल में हूं कौन? बिल्कुल। क्या वो मेरा असली रूप है जो मैं घर में दिखाता हूं या वो जो मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर होता हूं? और यही सबसे बड़ा नुकसान है इस डबल लाइफ का। वो कैसे? जब हम लंबे समय तक कोई मुखौटा पहनते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब हम खुद भूल जाते हैं कि मुखौटे के पीछे हमारा असली चेहरा कैसा था। बाप रे, ये तो बहुत डरावना है। इंसान अपनी ही ऑथेंटिसिटी या असलियत से कटने लगता है। उसकी पूरी जिंदगी बस एक ऐसा प्रोजेक्ट बनकर रह जाती है जिसमें वो केवल दूसरों की उम्मीदों के चेक बॉक्स टिक कर रहा होता है। एग्जैक्टली। और यहीं पर जो आर्टिकल्स हमने ओशो के दर्शन के बारे में पढ़े हैं ना, हाँ, ओशो का नजरिया, वे इस चर्चा में गजब की गहराई लेकर आते हैं। हाँ, ओशो का दृष्टिकोण इस पूरी उलझन को एक नए चश्मे से देखने का मौका देता है। हमारी रिसर्च के अनुसार ओशो ने हमेशा प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी पर बहुत जोर दिया है। बहुत ज्यादा। उनका मानना था कि जीवन तभी सही मायनों में सार्थक बन सकता है जब इंसान अपने सच्चे स्वरूप या ट्रू सेल्फ के साथ जीता है। ट्रू सेल्फ, हाँ। जब इंसान के भीतर जो चल रहा है वही बाहर भी हो, तभी वो एक सच्ची शांति का अनुभव कर सकता है। बिल्कुल। अगर इंसान सिर्फ समाज की स्वीकृति पाने के लिए या सोशल अप्रूवल के लिए मुखौटा पहनता है तो वो उस भीड़ का हिस्सा बन जाता है जिसका अपना कोई चेहरा नहीं होता। ये दर्शन सुनने में जितना गहरा है, इसे जीना उतना ही मुश्किल भी है। वो तो है। ओशो का स्पष्ट मानना था कि समाज हमेशा आपको एक सांचे में ढालने की कोशिश करेगा। मोल्ड करने की कोशिश। हाँ, समाज को आज्ञाकारी लोग पसंद हैं क्योंकि उन्हें कंट्रोल करना आसान होता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप लगातार समाज को खुश करने की कोशिश करते रहें तो आप अपने खुद के प्रति एक अपराध कर रहे हैं। अपने ही खिलाफ अपराध। हाँ, आप अपनी आत्मा की आवाज को दबा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को समझना जरूरी है। वो क्या? अक्सर लोग जब ऑथेंटिसिटी या सच्चे स्वरूप की बात सुनते हैं ना, तो वे इसका बहुत ही उग्र या अग्रेसिव मतलब निकाल लेते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है समाज में। हाँ, कई लोगों को लगता है कि प्रामाणिकता का मतलब है घर वालों से बगावत कर देना, हर छोटी बात पर झगड़ा करना या बिना सोचे समझे सारे नियम तोड़ देना और कहना कि मैं तो ऐसा ही हूँ। हाँ, मैं तो ऐसा ही हूँ कहकर हर किसी से टकरा जाना। क्या ओशो का दर्शन इसी बगावत की वकालत करता है? एकदम नहीं। और यही इस पूरी फिलॉसफी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। अच्छा। ऑथेंटिसिटी का मतलब घर वालों से लड़ना या समाज का दुश्मन बनना बिल्कुल नहीं है। ओशो के अनुसार बगावत या रिबेलियन भी अक्सर सिर्फ एक रिएक्शन होता है। रिएक्शन कैसे? जब आप सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करते हैं ना, तब भी आप समाज से ही बंधे हुए हैं। आप बस उसकी उल्टी दिशा में भाग रहे हैं। ओह, ये बहुत ही पावरफुल पॉइंट है। मतलब आप अभी भी उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। बिल्कुल। इसके उलट ऑथेंटिसिटी पूरी जागरूकता यानी अवेयरनेस के साथ अपनी व्यक्तिवादिता को समझने की एक गहरी प्रक्रिया है। अवेयरनेस के साथ? हाँ, ये खुद को जानने और ये स्वीकार करने के बारे में है कि आपकी अपनी एक अलग पहचान है। इस पहचान को बिना किसी डर और बिना किसी आक्रामकता के
स्वीकार करना ही असली प्रामाणिकता है। इसमें क्रोध नहीं होता, इसमें एक ठहराव होता है। एग्जैक्टली एक ठहराव होता है। Yeah. यानी बात लड़ने की नहीं है, बात खुद के साथ ईमानदार होने की है। बहुत खूब। हाँ। तो अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल ये उठता है कि अगर बगावत समाधान नहीं है तो फिर रास्ता क्या है? क्या है? इस डबल लाइफ की थका देने वाली भूल भुलैया से बाहर निकलने का एग्जिट डोर कहाँ है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि भारत आज जिस दौर से गुजर रहा है वहाँ एक तरफ नई पीढ़ी है जिसे हर हाल में आजादी चाहिए, उसे एक्सप्लोर करना है, और दूसरी तरफ पुरानी पीढ़ी है जिसे स्थिरता चाहिए, जो चाहती है कि परिवार और समाज का ढांचा सुरक्षित रहे। बिल्कुल। ये फ्रीडम बनाम स्टेबिलिटी का एक बहुत ही क्लासिक क्लैश है। समाधान कभी भी टकराव या कॉन्फ्रंटेशन में नहीं मिल सकता। लड़ाई में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। हाँ, अगर दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह पर अड़े रहे तो केवल दूरियां ही बढ़ेंगी और संवाद के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। सही बात है। जो स्टडीज हमने एनालाइज की हैं, वे एक स्वर में ये रेखांकित करती हैं कि असली समाधान सिर्फ और सिर्फ संवाद में है। डायलॉग, बातचीत। हाँ, एक दूसरे से बात करने में, और सबसे जरूरी एक दूसरे को सुनने में है। जब तक बिना जज किए सुनने की आदत नहीं पड़ेगी, ये दोहरी जिंदगी का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन ये संवाद शुरू करना भी तो अपने आप में एक पहाड़ चढ़ने जैसा है ना? आसान तो नहीं है। माता पिता रातों रात अपनी सोच नहीं बदल सकते। हाँ, और ना ही युवा रातों रात सब कुछ घर वालों के सामने खोलकर रख सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। बदलाव कोई स्विच नहीं है जिसे एक बार में ऑन किया जा सके। हाँ, ये एक स्लो प्रोसेस है। आपसी तालमेल बिठाना ही वो पुल है जो इन दो अलग दुनियाओं को जोड़ सकता है। इसके लिए दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए। परिवार को ये समझने की कोशिश करनी होगी कि उनके बच्चों की दुनिया अब उनके दौर से बहुत अलग है। बहुत अलग। लोग क्या कहेंगे कि डर से बाहर निकलकर उन्हें घर में एक ऐसा सेफ स्पेस बनाना होगा जहां बच्चा बिना डरे अपनी बात कह सके। एक सेफ स्पेस होना बहुत जरूरी है। और वहीं दूसरी तरफ युवाओं को भी ये समझने की जरूरत है कि उनके माता पिता के डर और चिंताएं भी अपनी जगह जायज हैं। बिल्कुल, वो हवा में नहीं डर रहे हैं। हाँ, वे एक अलग दौर में पले बढ़े हैं। जब युवा अपने माता पिता के नजरिए को एम्पैथी के साथ समझेंगे और माता पिता युवाओं की बदलती दुनिया को स्वीकार करेंगे, केवल तभी एक बैलेंस बन पाएगा। यानी ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है, दोनों को एक दूसरे की तरफ कुछ कदम बढ़ाने होंगे। बिल्कुल। और जब ये सेफ स्पेस बन जाता है तो किसी को भी अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए कोई डिफेंस मैकेनिज्म या मुखौटा इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। सही बात है। चलिए, अब तक की इस पूरी चर्चा को थोड़ा समराइज करते हैं। हाँ। आज के इस डीप डाइव में हमने देखा कि दोहरी जिंदगी जीना आज के युवाओं की एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई बन चुका है। हाँ। घर के अंदर के संस्कार और बाहर की मॉडर्न लाइफस्टाइल के बीच फंसा युवा एक ऐसी गाड़ी चला रहा है जिसका हैंड ब्रेक लगा हुआ है। इस कॉग्निटिव डिसोनेंस से बचने के लिए ओशो का दर्शन हमें याद दिलाता है कि ऑथेंटिसिटी ही शांति का रास्ता है। और ये ऑथेंटिसिटी बगावत से नहीं बल्कि अवेयरनेस और संवाद से आती है। बिल्कुल। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस कंफ्यूजन से बाहर निकलकर अपने अंदर क्लैरिटी लाई जाए। और ये क्लैरिटी केवल तभी आती है जब हम अपनी जिंदगी की सच्चाई को स्वीकार करते हैं। इस चर्चा की अहमियत बहुत व्यापक है। ये जानकारी सिर्फ किसी एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो आज के बदलते समाज को समझना चाहता है, जो इसे करीब से देख रहा है। हाँ, जो भी लोग खुद इस कश्मकश से गुजर रहे हैं उनके लिए ये जानना बहुत बड़ी राहत हो सकती है कि वे इस अनुभव में अकेले नहीं हैं। बिल्कुल नहीं है। ये किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है बल्कि समाज के एक बहुत बड़े बदलाव का हिस्सा है। बिल्कुल सही कहा। अपनी जिंदगी को एक ऑथेंटिक दिशा में ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंत में सबसे गहरी आज़ादी वही होती है जब कोई इंसान अपने सच्चे स्वरूप के साथ बिना किसी डर या मुखौटे के जी सके। और इस गहन अध्ययन को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार है जो हमारी रिसर्च से ही निकल कर आता है। अच्छा। हाँ, लेकिन सोचने के लिए एक बिल्कुल नया और थोड़ा उकसाने वाला आयाम देता है। बताइए। अगर संवाद और आपसी समझ से ही इस दोहरी जिंदगी का समाधान होना है तो जरा सोचिए, जब आज की ये डबल लाइफ जीने वाली पीढ़ी जो आज फ्रीडम के लिए लड़ रही है, हाँ, कल खुद माता पिता बनेंगी, तो क्या वे अपने आने वाली पीढ़ी को बिना किसी शर्त के पूरी स्वतंत्रता देंगे? ओहो, ये तो। या फिर उम्र के साथ जिम्मेदारियों के साथ वे भी स्थिरता और सुरक्षा चाहने लगेंगे? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ऐसा तो नहीं कि ये परंपरा बनाम आजादी का चक्र फिर से एक नए रूप में शुरू हो जाएगा? इतिहास शायद खुद को दोहराता है। बिल्कुल।
ये एक ऐसा सवाल है जो समाज के भविष्य की एक बिल्कुल नई तस्वीर पेश करता है, जिस पर हर इंसान को गहराई से विचार करना चाहिए। बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।